हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। क्या होता है प्रोपोर्शंस, डायरेक्ट कौन सा होता है, इनवर्स कौन सा होता है, अभी हम इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 13 आप करने वाले हैं। इसमें आप पहला टॉपिक ये है कि डायरेक्ट वेरिएशन सीखेंगे, जिसमें आपके सिंपल एंड डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम दोनों आएंगी। सेकंड है इनवर्स वेरिएशन, इसमें कि आप डायरेक्ट का ठीक अपोजिट होगा, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी होगा, और इसके बाद टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स भी इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो पहले हम आते हैं कि प्रोपोर्शन में क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम कि डायरेक्ट या इनवर्स क्या होता है ना। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल रेशियो। जैसे कि हमने कोई नंबर लिया 2/3, इसमें हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से हमने मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया है, तो ये हो जाएगा 12। तो ये 2/3 एंड 8/12 ये है प्रोपोर्शन, मीन्स समान अनुपात। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो दैट वापस यही आएगा, है ना। तो ये हमारे कहलाते हैं प्रोपोर्शन। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 1/2 ले लीजिए, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2/4 आ जाएगा। दोनों ही आपस में इक्वल है, तो ये कहलाता है हमारा प्रोपोर्शन। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। और यूनाइटरी मेथड आपने पढ़ा होगा इससे पहले, तो यूनाइटरी मेथड की तरह ही है। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू हमारे पास दे रखी होती है कि कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स अगर हमारे पास गिवन है, जैसे कि 100 रुपीज़ है, तो हमें पहले 1 की निकालनी है, फिर इसके बाद 5 पेंसिल्स की निकालनी है। तो यही इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन में, और इनवर्स में भी कुछ इसी टाइप के मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज मिलेंगे, है ना। तो प्रोपोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डायरेक्ट पे और इनवर्स में। डायरेक्ट और इनवर्स में क्या डिफरेंस है, सबसे पहली एक्सरसाइज जो आपकी 13.1 है, उसमें केवल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास हमने पेंसिल की ही ले लिया, अगर मान लिया हमने कि एक पेंसिल हमारी 5 रुपीज़ की है, तो अगर हम पेंसिल की क्वांटिटी को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे इसमें क्या होता जाएगा, इसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। मीन्स मोर पेंसिल मोर कॉस्ट, लेस पेंसिल लेस कॉस्ट। तो जहां पर नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपका इंक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ वैल्यू भी वहां पर इंक्रीज होगी, तो वो कहलाएगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बहुत ही क्वेश्चन को समझने का है कि आप क्वेश्चन को जैसे कि पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब मिक्स होके आएंगे एग्जाम में तो उसमें ऊपर लिखा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स वेरिएशन है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कैसा है। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता लग जाएगा। जैसे कि हम दूसरा एक ले लेते हैं, ज़्यादातर तो हमारे कॉस्ट वाले ही आएंगे। जैसे कि हमने ले लिया एक बैग है, एक बैग, और यहाँ पर इसकी कॉस्ट दे रखी है 100 रुपीज़। ये रुपीज़ में दे रखा है, यहाँ पर यूनिट हमने यहाँ लगा दी, 100 रुपीज़ के हैं। तो 5 बैग कितने के हो गए, तो 500 के। जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। अगर यहाँ से यहाँ पर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर इसका कॉस्ट भी कितना हो जाएगा, 200। प्रोपोर्शन में ये इसलिए होंगे, देखिए 5 बन जा 500 जा, और 2 बन जा 200 जा। तो देखिए तीनों के आपस में रेशियो बराबर है, तो ये प्रोपोर्शन में है। सेम हम इनवर्स में पढ़ेंगे, तो कि इनवर्स का थोड़ा सा चेंज है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है इसमें, और टेबल ही बनी हुई है। ये जैसे हमने ये 2 टेबल बनाई है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 की टेबल बनी हुई है। P वेरी डायरेक्टली HQ इन द फॉलोइंग केस। तो P एंड Q, और हमारे पास वैल्यू है ये 1.5 है, डैश 3/4 है, फिर 4.5 है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक 24, फिर ब्लैंक 30।
तो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का है कि लिखा हुआ भी है कि P जो है वेरी डायरेक्टली HQ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, तो फाइंड द कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो हमें क्या निकालना है, ये जो वैल्यू है हम यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, D है। हमें A B C D इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने क्या देखा था कि इनका रेशियो कैसा होता है, सेम होता है 2/3 और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या सेम नंबर से डिवाइड करके ही वो दूसरा नंबर जो बनेगा तो वो प्रोपोर्शन में कहलाएगा। तो यहां पर P/Q जो होगा वो सबके लिए कैसा होगा, इक्वल। मींस 1.5 अपॉन कुछ भी नंबर होगा वो 3/4 के इक्वल होगा। एक नंबर इसमें कंप्लीट दिया हुआ जरूर होगा जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी इसमें मिसिंग है, इसमें मिसिंग है, सभी जगह मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर को इक्वल में लेके बाकी हम इसको इसके साथ सभी के साथ बार बार सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1.5 के अपॉन में हमने A को लेट किया है और इक्वल में दे रखा है 3/4। अब ये क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 1.5 के पास चला जाएगा 4 और A चला जाएगा 3 के पास। क्लियर, यहां से 3 इसके अपॉन में पहुंचा दीजिए, 15 4 हो जाएगा 60, तो 6.0 और 3 इसके अपॉन में। यहां पर आप 6 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 6 को आप ऐसे भी नॉर्मली लिख सकते हैं। तो यहां पर 3 बन जा और 3 2 जा, तो ये आंसर आ जाएगा, A की वैल्यू वो आ जाएगी 2। इसी तरीके से हम 3/4 सेकंड वाला है, 3/4 के साथ हम ले सकते हैं 4.5/B। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के पास B पहुंच जाएगा और 4 पहुंच जाएगा 4.5 के पास। इस 3 को इसके बाद अपॉन में पहुंचा देंगे पूरे के, या आप इसके अपॉन में किसी के अपॉन में भी लिख सकते हैं, या तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर कैंसिल कर लीजिए, फिर बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.5, तो B की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 15 4 जा 60, 6.0। ऐसे ही हम यहाँ पर C निकाल सकते हैं, 3/4 है और वहां पर हमने C लेट कर लिया है और ये 24 है। इस नंबर को आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंचा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है आप हर बार में क्रॉस मल्टीप्लाई ही करें, अगर जो मिसिंग वैल्यू है वो अगर ऊपर है तो आप उससे वहीं छोड़ दीजिए, आप केवल इस नंबर को यहां पहुंचा दीजिए। वैसे भी आप इसको यहां पहुंचाएंगे फिर वापस यहां लाना पड़ेगा, है ना। यहां पर नीचे था तो हमने ऊपर पहुंचाया था, यहां भी नीचे था तो पहले ऊपर पहुंचाया। अब ऑलरेडी वो ऊपर है तो इसे यहाँ वहाँ भेजने की जरूरत नहीं है। 4 बन जा, 4 6 जा, 6 3 जा 18, तो यहाँ पर C की वैल्यू भी आ गई। ऐसे ही हमारा D है, D/30 है, 3/4 इक्वल्स टू D/30। ये 30 फिर से यहाँ पहुँच जाएगा और अपॉन में 4 है, पूरा कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 4 की टेबल में 30 तो आता नहीं है, तो पॉइंट में जरूर कटेगा। 4 बन जा, 4 7 जा 28, बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे हो गया 20, तो 7.5, 3 5 जा 15, 3 7 है 21 और 1 22। तो यहाँ से D की जो वैल्यू आ जाएगी वो 22.5। अब आप जरूरी नहीं है कि हर बार 3/4 ही ले, जैसे कि मैंने यहाँ से A की वैल्यू निकाल ली है तो ये हो जाएगा 1.5/2, तो 1.5/2 को ले लीजिए इसके साथ। मीन्स आपका जो कॉलम आप ले रहे हैं एक, वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये सारे इसमें कैसे हैं, वेरीज कर रहे हैं P डायरेक्टली, मतलब इनका जो प्रोपोर्शन होगा वो कैसा होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी वैल्यू जो आ चुकी हैं आपकी, किसी भी टेबल में कंप्लीट करने के बाद आप उससे यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, उससे पहले नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। इसमें आपका फर्स्ट वाला कॉलम फिल है 7/28, तो इसी के साथ आप इसके सारे कॉलम फिल कर सकते हैं और थर्ड में भी यही सेम करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, हमें करना है लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड इन विच केस डू P एंड Q वेरी डायरेक्टली। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है और सेकंड की फर्स्ट टेबल को मैं बना रहा हूं। 3 12, उसके बाद 4 16, 5 7 8, 20 28 एंड 32। तो हमें इसमें चेक करना है, ये इसमें गिवन नहीं है कि
डायरेक्टली वेरीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस हमें चेक करके ये बताना है। और सेकंड और थर्ड भी आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे, इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। तो अभी क्या बताया था कि इसका जो रेशियो है वो ऐसे होते हैं, सब आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स आप 3/12 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 बन जा 3 और 3 4 जा 1/4। 4/16 को सॉल्व करेंगे तो 4 बन जा 4 4 जा। 5/20 को सॉल्व करेंगे तो 5 बन जा 5 4 जा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 7/28 1 जा 4 जा, तो ये भी 1/4। और 8/32 1 जा 4 जा, तो ये भी आपका, देखिए सारे रेशियो कैसे आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो यहां पर कह सकते हैं हेंस P डायरेक्टली वेरीज Q। क्लियर? तो अगर आपका सभी रेशियो इक्वल आता है, देखिए 3/12 4/16 5/20 7/28 ये सभी आपस में इक्वल आ गए 1/4 के, तो ये 1/4 के इक्वल आ गए, तो यहां पर P जो है वो डायरेक्टली वेरीज करेगा। इसके बाद आपका सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको सेम करना है। अगर इसमें से हमारे पास 5 है, 3 4 5 7 8 के अपॉन में एक भी चेंज आ जाता है तो वो वेरी नहीं करेगा। सेकंड में 7/3 5/15 9/17 11/33 13/39 सभी में 1/3 आएगा। सेम थर्ड में है 4/10 6/15 बट 9/27 है। थर्ड का में देखिए पहला है 4/10, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये आ गया। सेकंड है 6/15, इसे आप सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6, 2 से तो कटेगा नहीं नीचे वाला, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये भी इक्वल आ गया। बट थर्ड वाला जो है 9/27, तो ये आएगा 1/3। तो आप लिख सकते हैं कि 2/5 नॉट इक्वल्स टू 1/3, हेंस P डज नॉट वेरी डायरेक्टली Q। क्लियर? अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पर। बहुत ही आसान है, 2 तरीके हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। एक है यूनाइटरी मेथड, इसमें आप एक ऑब्जेक्ट की या एक किसी भी एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे वहां से, उसके बाद आप वहां से एक से ज्यादा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरीके से करके दिखाएंगे। देखिए 15 शीट्स ऑफ पेपर वेट 125 ग्राम, एक 15 शीट का पेपर है जिसका वेट है 125 ग्राम। तो हमें फाइंड करना है कि 15 kg में कितनी शीट्स आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास जो वेट है वो 2 बार दिया हुआ है और नंबर ऑफ शीट 1 बार दी हुई है। तो जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 2 बार दी होगी हम वहीं से स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो 125 ग्राम इज द वेट ऑफ 125 ग्राम इज अ वेट ऑफ 15 शीट्स। लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए आपको कि क्या दे रखा है, हमें कैसे लिखना है ना। फिर इसके बाद हम निकालेंगे, सेंस लगा दीजिए यहाँ पर, हेंस लगा दीजिए कि 1 ग्राम कितनी शीट का वेट होगा, तो 15/125 शीट्स हो जाएंगी, है ना। कितना वेट आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने निकाला कि 1 ग्राम में कितनी शीट आ जाएंगी। वो बात अलग है कि 1 ग्राम में कोई भी शीट नहीं आएगी 15/125 है, लेकिन हमें निकालना है 1 का। फिर इसके बाद जैसे कि ज़्यादा का दिया हुआ होता है 1 का फाइंड करते हैं तो हम करते हैं डिवाइड। अब हमारे पास 1 का दिया हुआ है, हमें निकालना है 15 kg का। यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं कि 15 kg में कितने होते हैं, 15,000 ग्राम, क्योंकि हमें चेंज करने हैं यहाँ पर, इसलिए 15,000 ग्राम इज द वेट ऑफ, 1 का निकाल चुके हैं आप, ये आ गया है, और निकालना है ज़्यादा का तो इसकी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ शीट्स हमें फाइंड करना है, तो 5 3 जा 5 2 जा 5 5 जा, इसके बाद 5 5 जा 5 3 जा 15 और 1 2 3 अगेन डिवाइड, 5 बन जा 5 6 जा 30 और 2 0, तो ये आ जाएगा 3 6 जा 18 और
2 zeros, तो 1800 शीट्स का वेट होगा 15 kg या 15,000 ग्राम। क्लियर? ये हुआ आपका यूनाइटरी मेथड से जैसे आप करते हैं। सेकंड मेथड है इसका, आप टेबल बना के कर सकते हैं। हमारे पास दो चीज दे रखी है, शीट्स एंड उनका वेट। तो एक टेबल बनाएंगे आप जिसमें दोनों चीजों को मेंशन करेंगे। थोड़ा ऊपर पहुंच गया। नंबर ऑफ शीट्स और यहां पर वेट ऑफ शीट। वेट पहला ग्राम में था, दूसरा केजी में था, तो यूनिट भी आपकी सेम होना चाहिए। तो यहां पर आप मेंशन करेंगे किसमें दिखा रहे हैं आप, ग्राम में। तो नंबर ऑफ शीट्स, 15 शीट का वेट था 125 ग्राम। इसके बाद हमें पता है वेट कि 15 केजी कितनी शीट्स का वेट होगा। सीट हमें पता नहीं है, मतलब ये ब्लैंक स्पेस है, और उसका वेट हमें पता है 15 केजी था, हमने उसे ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक छोटी सी टेबल आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को करने से पहले। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ शीट, जब वेट बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ शीट भी बढ़ेंगी। सिंपल सा लॉजिक है, कम पेज का वेट कम होगा, ज्यादा पेज का वेट ज्यादा होगा। तो ये कौन सा है, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए मोर वेट मोर शीट्स, सीधे लिखेंगे आप नीचे यहां पर, मोर वेट मोर शीट्स। तो यहां पर ये कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हेंस इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। इनवर्स तो अभी आया नहीं है, लेकिन अभी डायरेक्ट चल रहा है, तो आपको वहां मेंशन कर रहा होगा कि हाँ ये डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अभी इससे पहले आपने यहां से एक बेसिक वैल्यू निकाली थी, इसको मान लिया था हमने a या x या y या कुछ भी लेट कर लीजिए। तो 15/125 एंड x अपॉन 15,000। तो 15/125 इक्वल्स टू x अपॉन 15,000। इसके बाद आपको पता है ये नंबर जो डिवाइड में है ये पहुंचता है ऊपर बराबर में मल्टीप्लाई में। तो 15 इंटू 15,000 और अपॉन में 125 इक्वल्स टू x। सेम यही नंबर आ रहा है। सॉल्व करके आपको पता है कितना आया था, इसको हमने कैंसिल कर दिया था, तो ये आया था 1800 शीट्स। तो ये आपकी नंबर ऑफ शीट्स निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को चाहे आप इस मेथड से कर सकते हैं या इस मेथड से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो आप सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से कराएंगे, कर आप इस मेथड से भी सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो समझ गए होंगे आप क्वेश्चंस आपको किस टाइप से करने हैं। बहुत ही इजी है, बस केवल आप टेबल बनाना है आसानी से, उसमें लिखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और इसके बाद आपको उनका रेशियो बराबर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। If the number of the children in 9 family is 18, find the number of the children in 30 family. फैमिली है हमारे पास 9 और उसमें चिल्ड्रंस है 18। तो एक है फैमिलीज और एक है चिल्ड्रन। तो एक कॉलम बनेगा हमारा नंबर ऑफ फैमिली और दूसरा कॉलम बनेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, की परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है। जब हमारे पास 9 फैमिलीज थी तो उसमें 18 चिल्ड्रन थे। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है कि 30 फैमिली हो जाएंगी तो उसमें कितने बच्चे होंगे। सिंपल सा लॉजिक है, जब आपकी नंबर ऑफ द फैमिलीज बढ़ रही है, अगर वो सेम प्रोपोर्शन में है, जैसा कि क्वेश्चन एक्सरसाइज में चल रहा है, जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिलीज बढ़ रही है तो नंबर ऑफ द बेबीज भी बढ़े, है ना। लेकिन जब हम मैथमेटिकली इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, तो इसमें दे रखा है सारे सेम प्रोपोर्शन में। इट मीन्स वो सेम रेशियो में ही बढ़ेंगी। तो 9 फैमिली में जब 18 चिल्ड्रन है तो 30 फैमिली में कितने होंगे। तो जब फैमिली बढ़ रही है तो नंबर ऑफ द चिल्ड्रन भी आपके बढ़ेंगे। तो मोर फैमिली, जब ज्यादा फैमिली होंगी तो मोर चिल्ड्रन होंगे।
दोनों चीजें बढ़ रही हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या देखना होता है कि दोनों चीजें बढ़ना चाहिए, ऐसा ना हो अगर घट रहा है तो दोनों चीजें घटना चाहिए। अगर नंबर ऑफ द फैमिलीज घट रहे हैं तो नंबर ऑफ द चिल्ड्रन भी घटना चाहिए। तो मोर फैमिली मोर चिल्ड्रन, हेंस इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल सा इनका रेशो इक्वल कर देते हैं, 9/18 और अपॉन इक्वल में 30/, इसे आप लेट कर लीजिए, x या y या z, है ना। देखिए जितना सॉल्व हो सकता है पहले आप अपॉन में भी कैंसिल कर सकते हैं। 9 1 जा और 9 2 जा, कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x गया 1 के पास तो 1 इंटू एक्स एक्स एंड 2 इंटू 30 हो जाएगा 60। तो आपके नंबर ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं वो आ जाएंगे 60। हो गया सॉल्व, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 415 US डॉलर कॉस्ट 19297.50। तो हाउ मेनी डॉलर्स कैन वन वाई फॉर 29016। नंबर ऑफ द डॉलर्स हमें फाइंड करने हैं और उसमें कॉस्ट दे रखी है कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर ऑफ द US डॉलर है और कॉस्ट दे रखी है उसकी इंडियन रुपीज में। तो नंबर ऑफ US डॉलर और इसके बाद कॉस्ट है उसकी इंडियन रुपीज में। क्लियर। देखिए 415 US डॉलर थे तो उनकी कॉस्ट थी 19297.50। ज्यादा छोटा कॉलम बन गया, चलिए 19,297 रुपीज 50 पैसे, इतना कॉस्ट है 415 US डॉलर का। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी डॉलर्स, मतलब ये ब्लैंक है कि कॉस्ट होगी 29,016। तो आपको पता है कि डॉलर्स में रुपीस ज्यादा होते हैं, डॉलर्स एक बड़ी यूनिट है रुपीस की, और हमारे यहाँ जो इंडियन रुपीस है करेंसी है वो थोड़ी सी छोटी है। तो US डॉलर में ज्यादा रुपीस होते हैं, तो 415 में 19,000 समथिंग है। तो जब नंबर ऑफ द जब हमारी कॉस्ट बढ़ रही है तो उसमें US डॉलर भी ज्यादा होंगे, है ना। तो यहां पर देखिए मोर कॉस्ट मोर डॉलर, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पर हेंस इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आपको सिंपल क्या करना है, 415 अपॉन में 19297.5। अब आप कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं तो बाद में जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वल में आप इसे एक्स ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 29016। इसके बाद ये नंबर हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पर 415 मल्टीप्लाई 29016 और अपॉन में रहेगा हमारा 19297.5 और राइट हैंड पे रह जाएगा हमारा x। यहां से हम पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल से देखिए ये नंबर 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 4 42, 5 8 जा 40, 2 बचेगा 29, 5 5 जा 47, 5 9 जा 3 बचेगा 5 7 जा। अब यहाँ पर ये नंबर एक प्राइम नंबर है तो इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है आपको, या फिर आप पहले इससे इसको डिवाइड कर लें फिर इससे मल्टीप्लाई कर लें। आंसर जो है वो आ रहा है पॉइंट में मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन आंसर बुक में एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, तो वो आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका इससे इसकी मल्टीप्लाई करके और जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट की 2 डिजिट तक आपको बस केवल वो आंसर नोट कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अ टाइपराइटर टाइप्स एट अ स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू टाइप 2720 वर्ड्स।
एक टाइपराइटर 1 मिनट में 40 वर्ड्स टाइप कर रहा है, तो 2720 वर्ड्स टाइप करने में उससे कितना टाइम लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ द लेटर्स या वर्ड्स की संख्या, है ना। 40 वर्ड्स पर मिनट, इट मींस कि 40 वर्ड्स टाइप कर रहा है और 1 मिनट में। यहां पर आपका जो टाइम होगा वो आ जाएगा मिनट में। आगे पूछ रहा है कि 2720 कितने मिनट में करेगा, ये आपका ब्लैंक है। 1 मिनट में 40 वर्ड्स कर रहा है, तो 2720 वर्ड्स जो है वो कितने मिनट में करेगा ये हमें फाइंड करना है। इसे हमने मान लिया ए। तो देखिए नंबर ऑफ द वर्ड्स जब बढ़ रहे हैं तो टाइम भी बढ़ेगा, तो 40/1 और 2720/a। ए चला जाएगा 40 की जगह, 40 आ जाएगा यहां पर। डिवाइड करना है आपको और फिर आपका टाइम मिनट में आपका आंसर आएगा, और मिनट में भी नहीं आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई 60 करके अब उसे सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसी तरीके से 7। अ मोटर कार कवर अ डिस्टेंस 48 किलोमीटर इन 60 मिनट। ये फिर से वही है, डिस्टेंस कवर कर रहा है और टाइम मिनट में दे रखा है। तो डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में है और टाइम जो कि मिनट में है। सबसे पहले वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 48 किलोमीटर और उससे टाइम लग रहा है 60 मिनट। आप इसे आवर में भी चेंज कर सकते हैं, तो 1 आवर हो गया, है ना। इसके बाद वो कर रहा है कवर 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसे कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, आप यहाँ से रामपुर जा रहे हैं, डिस्टेंस कम है, 22 किलोमीटर है, आपको टाइम कम लगेगा। अब यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा अगर आप उसी स्पीड से चल रहे हैं तो, है ना। तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन इसी की तरह से हो गया। इसे मान लीजिए आप ए और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सिंपल से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सेकेंड क्लास ट्रेन फेयर फॉर डिस्टेंस 400 किलोमीटर इज 250। अब इसके बाद डिस्टेंस का फेयर मतलब किराया दे रखा है, तो पहला वाला डिस्टेंस कॉलम बनेगा और किलोमीटर, और दूसरा जो है फेयर मींस किराया, जो कि किसमें दे रखा है, रुपीज में। तो यहाँ पर हमारे पास 400 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो इसका किराया है 250। आगे पूछ रहा है कि फाइंड द सेकंड क्लास फेयर फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद इफ द डिस्टेंस इज 640 किलोमीटर। अब डिस्टेंस यहाँ से बढ़ रही है, देखिए, तो किराया भी बढ़ेगा, तो मोर डिस्टेंस मोर फेयर, तो इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, 400/250 और 640 यहां लेट कर लीजिए स्मॉल ए। वेरिएबल है A to Z, कोई भी वेरिएबल आप लेट कर सकते हैं। तो केवल आपको मैं सॉल्यूशन करने के लिए छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन करने के लिए छोड़ रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस में टेबल आप देख सकते हैं कैसे बन रहे हैं। 9 पर आते हैं। आवर टीचर इज पेड 1300 पर वीक, और एक वीक में इसके 5 वर्किंग डेज हैं, उसके 1300 रुपीज से पे किए जाते हैं। इफ अ सर्टेन मंथ शी इज पेड 6500। अब उसे किसी मंथ में मतलब पूरे महीने का दे रखा है, वीक का नहीं है ना, तो वीक में से पूरे मंथ में 6500 दिए जा रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ द डे डिड शी टीच। क्वेश्चन नंबर 9 है और यहां पर हमारा एक है डे और उसका पे, नंबर ऑफ डेज, और उनको पेड करे जा रहे हैं, तो पेड कर रहे हैं हम रुपीस में। 5 वर्किंग डेज हैं तो 1300 हो रहे हैं, 1300 दिए जा रहे हैं 5 डेज के। भाई 1 वीक कह रहा है वो, और 1 वीक में 5 वर्किंग डेज हैं, तो 5 डेज के 1300। मंथ में पूछ रहा है तो मंथ में आपके 4 वीक्स होते हैं, है ना। हर वीक में 5 डेज, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये नंबर ऑफ द डेज 5 है और पेड कर रहे हैं हम उसे 1300। अब 1 वीक में पूछ रहा है तो 1 वीक में होते हैं
फाइंड द नंबर ऑफ द डेज, हमें डेज फाइंड करने हैं। तो यहाँ से फिर से हमने x लेट कर लिया और उसको पेड कर रहे हैं 6500। बन गया सिंपल। मोर पेड कर रहे हैं तो ज्यादा दिन पढ़ाएंगे तो वो नंबर ऑफ द डेज ही आपको फाइंड करने हैं। तो इट इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन 5/1300 x अपॉन 6500। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 7 एप्पल कॉस्ट की सिंपल, बहुत ही सिंपल। 7 एप्पल की कॉस्ट 40 रुपीज है। 70 एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी? एप्पल्स और इनकी कॉस्ट रुपीज में। एप्पल्स है हमारे पास 7 तो उसकी कॉस्ट है 40 और वो पूछ रहा है कि एप्पल्स अब हो गए 70 तो कॉस्ट कितनी होगी? मान लीजिए x होगी, है ना। चलिए करा देते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। देखिए नंबर ऑफ द एप्पल्स बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। आप एक चीज खरीद रहे हैं तो कम पैसों की होगी, ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो ज्यादा पैसों की होगी। तो मोर एप्पल मोर कॉस्ट। ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन। यहां पर हम क्या करेंगे? 7/40 इक्वल्स टू 70/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 इंटू एक्स और ये 70 मल्टीप्लाई 40। तो यहां पर ये जो 7 है x के साथ में वो चला जाएगा अपॉन में। 7 4 जा 28 100/7। तो 7 4 जा 28 तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 400। मतलब 70 एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 400। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अ प्राइवेट टैक्सी चार्ज फेयर फॉर 375 250 किलोमीटर, हाउ मच इट वुड ट्रेवल फॉर दिस। तो ये आपकी डिस्टेंस और फेयर, ये समझ लीजिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है। डिस्टेंस दे रखी है और इसका फेयर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 11। डिस्टेंस और यहां पर फेयर किस में दे रखा है? रुपीज में। सबसे पहले वो डिस्टेंस चल रहा है 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर का प्राइस है 375। ये प्राइवेट टैक्सी का चार्ज है। तो वो कह रहा है कि हाउ मच इट वुड ट्रैवल, कितनी डिस्टेंस चलेगा? लेट x किलोमीटर चलेगा और उसको पैसे देने पड़ेंगे 412.50। 412 रुपये 50 पैसे पे करेगा तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो यहां पर देखिए जब आपकी डिस्टेंस किराया बढ़ रहा है तो आप उसमें ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो मोर फेयर, तो मोर डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं? सिंपल सा रेशियो बना देते हैं। 250/375 इक्वल्स टू x अपॉन 412.5। इस नंबर को आप यहां पहुंचा दीजिए। 250 मल्टीप्लाई 412.5 और अपॉन में आ जाएगा 375। क्लियर। इसको हम यहां से अब कैलकुलेशन कर लें इसकी, क्योंकि आपको नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को आपको काटना पड़ेगा। तो यहां से हम देखिए, चलिए बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। 250 मल्टीप्लाई 412.5 और अपॉन में है 375। सबसे छोटा नंबर 5 ही है। अगर यहाँ से आप 5 दिख रहे हैं सबके सामने तो, है ना। वैसे तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो 5 से कैंसिल कराइए आ गया और 5 7 जा 35 बचेगा 5 5 जा। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 25 का टेबल भी आप देखिए। 25 2 जा 50 और 25 3 जा। इसके बाद देखिए 4 और 1 5 और 2 7 5 12। ये नंबर 3 से कट जाएगा, 3 बन जा। यहाँ पर x चल रहा है आपका, 3 बन जा, बचेगा 1 हो जाएगा 11, 3 3 9 बचेगा 2 हो जाएगा 3 7 जा और 3 5 जा। 137.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी तो 2 5 जा 10 तो बराबर पॉइंट के बाद कुछ नहीं बचा। 2 7 जा 14 और 1 15, 13 2 जा 26 और 1 27। ये आ जाएगी आपकी x जो कि है डिस्टेंस। मतलब वो 412
0.5 में 275 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन पर, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व कर लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अ वर्कर इज पेड 880 फॉर वर्किंग 8 डेज। 8 दिन काम करने के एक वर्कर को मिल रहे हैं 880। इफ इज टोटल बेस, मतलब उसकी टोटल तनख्वाह जो है वो है ड्यूरिंग अ मंथ फॉर 2860, तो हाउ मेनी डे डिड ही वर्क। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, और नीचे आ जाएगा वेजेस, मतलब उसकी जो उसे भुगतान किया जा रहा है उस पैसे को कितना है। सबसे पहले उसने 8 डेज वर्क करा तो उसे मिला वहां से 880 रुपीज। ये आपका रुपीज में दे रखा है, तो आपको आगे वाले कॉलम में रुपीज का साइन बनाने की जरूरत नहीं है। फिर वो पूछ रहे हैं उसे 2860 रुपीज मिले तो कितने दिनों के मिले। मान लिया हमने x डेज के मिले, सिंपल सी काम है, 5 दिन काम करेगा, 5 दिन के बराबर पैसा मिलेगा। नंबर ऑफ द डेज बढ़ाएगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो मोर डेज मोर वेजेस, मोर डेज देन मोर वेजेस, है ना। तो ये क्या हो गया, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि आपको 8/80, मतलब उनका रेशियो आपस में कैसा होता है, इक्वल। इधर x/2860, x आपका ऑलरेडी ऊपर है तो इसे यही रहने देंगे, लेकिन ये 8 के पास आपका ये अपॉन वाला नंबर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इसके बाद अपॉन में आ जाएगा 880। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 8 1 जा और 8 11 जा, और ये 11 से कैंसिल कर देंगे, 11 2 जा, 6 बचेगा 66। तो आंसर आ जाएगा आपका 26 डेज, मतलब उसने एक महीने में 26 दिन काम किया, जिसके उससे 2860 रुपीज मिले। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं इसके बाद 13 क्वेश्चन पर। तो 13 क्वेश्चन है 18.75 मीटर ऑफ आयरन वेट 12 kg, तो 36 kg की वेट की एक रॉड कितनी लंबी होगी। सेम करना है आपको, फिर से ऊपर क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखना है लेंथ ऑफ द रॉड, और नीचे क्या लिखना है, वेट ऑफ द रॉड। लेंथ मीटर में और वेट केजी में। इसके बाद लेंथ ऑफ द रॉड में आ जाएगा 18.75, वेट आ जाएगा 12 kg, फिर 36 kg लेंथ ऑफ द रॉड आपको फाइंड करनी है। नेक्स्ट है इसके बाद, तो ये आप ये खुद करेंगे। इसके बाद 14 वाला जो क्वेश्चन है, 12 मैन कैन डिग 7 होल 1/2 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे। 12 आदमी एक दिन में 7.5 मीटर लंबा रास्ता बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, गड्ढा बना रहे हैं। तो हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉय फॉर डिगिंग 30 मीटर। अब 30 मीटर लॉन्ग करनी है तो कितने लोग लगेंगे। आपको जब ज़्यादा काम कराना है तो आपको ज़्यादा वर्कर की जरूरत पड़ेगी, तो सेम है इसमें भी। यहाँ पर पहले वाले में आ जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेंच लिख लीजिए जाए, और नंबर ऑफ द वर्कर या पीपल जो भी उसमें काम कर रहे हैं। जब ट्रेंच बनानी थी 7 होल 1/2, तो ऐसे लिख सकते हैं आप 7.5। ये चल रही है आपकी मीटर में, और उसके लिए लगे 12 पीपल। अब उसे बनाना है 30 मीटर लंबी, तो कितने लोग लगेंगे। तो जब आपको ट्रेंच बड़ी बनानी है, ज़्यादा काम कराना है, तो नंबर ऑफ द वर्कर भी ज़्यादा लगेंगे। तो इट मोर लेंथ मोर नीड मोर वर्कर्स। तो यहाँ पर इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, तो 7.5/12 इक्वल्स टू 30/x। फिर सिंपल सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। इन 15 डे अर्थ पिक्स अप 3.3 × 10⁸ पाउंड ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कितने दिनों में कितनी डस्ट आ रही है। तो यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ डेज और डस्ट, किसमें है वो भी, सॉरी केजी में। 15 डेज में उसने देखा तो अर्थ पिक्स अप 3.3
3.3 इंटू 10 रेस टू द पावर 8, और ये केजी में नहीं दे रखा है, पाउंड में ही दे रखा है ना, यूनिट होती है दूसरी आपकी वेट की, तो ये उसमें ही दे रखा है, तो हम उसी में निकालेंगे, ना ही इसका कोई कन्वर्जन क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें करने की जरूरत भी नहीं है। तो हाउ मच डस्ट इट विल पिक अप इन 50 डेज, तो 50 दिनों में कितनी डस्ट पिक करेगी, इसे लैड कर लेंगे। इसके बाद हम x लैड कर लीजिए कि x पाउंड वो वहां से पिक करेगी डस्ट को, सिंपल सी बात है, कम दिनों में कम धूल आएगी, ज्यादा दिनों में ज्यादा धूल आएगी, तो मोर डस्ट इन मोर डेज, तो इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं हम, रेशियो बराबर कर देते हैं, तो 15 अपॉन 3.3 रेस टू द पावर 10 रेस टू द पावर 8 और इक्वल्स टू 50 अपॉन x। क्या करना होता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 15 के पास पहुंचा x और 50 के पास पहुंचा 3.3 इंटू 10 रेस टू द पावर 8। तो यहाँ पर ये 15 जो है वो चला जाएगा इसके अपॉन में, तब तक आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में 3.3 इंटू 10 रेस टू द पावर 8। वैसे मल्टीप्लाई में तीनों लोग चाहे आप पूरे के अपॉन में लगा दीजिए, चाहे एक नंबर के अपॉन में लगा सकते हैं, तो 5 3 जा 15 और 5 10 जा, 3 1 जा और 3 1 जा 1 जा, 11 इंटू 1.1 मल्टीप्लाई में आ गया 10 इंटू 1.1 इंटू 10 रेस टू द पावर 8। अब इसके बाद 10 रेस टू द पावर 8 यहां पर है और 1 यहां पर है, तो ये हो जाएंगी 10 1.1 इंटू 10 रेस टू द पावर 9, और ये किस में है, हमारी पाउंड में। तो इतने पाउंड डस्ट 50 डेज में अर्थ पिक कर लेगी, है ना। इससे पहले हमने जो चैप्टर कराया उसमें साइंटिफिक नोटेशन को जो है वही है, इसमें भी देखिए 1.1 है, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगे रहने देते हैं। आप 10 से इसकी मल्टीप्लाई करके 11 भी बना सकते हैं, 11 इंटू 10 रेस टू द पावर 8, वो भी आंसर ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आंसर ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 13.1 जिसका टॉपिक था डायरेक्ट प्रोपोर्शन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।